नमस्कार, आप देख रहे हैं 2019 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी ने फातिमी के अल्टीमेटम पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया, तो फातिमी ने भी हमेशा के लिए पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन इस्तीफे के साथ ही फातिमी ने तेजस्वी से ये भी पूछ लिया कि मुझे बगावत की सजा मिली तो तेज प्रताप को अभयदान क्यों? एक बार फिर अली अशरफ फातमी आरजेडी की अमलदारी से बेदखल कर दिए गए। इस बार उनका गुनाह था बगावत। फातमी को इस बार पार्टी ने मधुबनी और दरभंगा दोनों सीटों पर कहीं से टिकट नहीं दिया, तो फातमी ने बागी होकर अल्टीमेटम दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आरजेडी को फातमी के अल्टीमेटम का ही इंतजार था। कल सुबह फातमी ने अल्टीमेटम दिया और रात तक फातमी 6 साल के लिए पार्टी से रुखसत कर दिए गए। बदले में फातमी ने भी पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कहने में देर नहीं की। अब फातमी खुलकर मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपने सस्पेंशन पर उन्होंने तेजस्वी से इतना जरूर पूछा है कि बगावत तो तेज प्रताप ने भी की है, उन्हें पार्टी कब सस्पेंड करेगी? तो आप उनसे नहीं पूछते हैं, आप मुझसे बगैर बात किए हुए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर शो कॉज दिए हुए आप 6 साल का सस्पेंशन कर देते हैं और मुझे मजबूर होकर के आज पार्टी से रिजाइन देना पड़ रहा है। फातमी के सवाल को एनडीए नेताओं ने ये कहकर आग में घी डालने का काम किया है कि आरजेडी में नियम कानून सभी पर एक समान लागू होते हैं, सिर्फ लालू परिवार को छोड़कर। अली अशरफ फातमी अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर देंगे। इनके भाई साहब तेज प्रताप जी 3 कैंडिडेट लड़वाएंगे तो उनको जन्मदिन की बधाई मिलेगी और कहेंगे भैया चलिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। तो ये तो है सिद्धांत। मैं मानता हूं कि आरजेडी तो कभी कर ही नहीं सकता। ये आरजेडी तो केवल परिवार के लिए जिंदा है, परिवार के लिए पार्टी है, ना उसको समाज से मतलब है, ना जनता से मतलब है। परिवार के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा? तेज प्रताप ने भी सारण सीट से अपने ससुर को टिकट दिए जाने का पुरजोर विरोध किया था और उस सीट पर खुद अपने ससुर को चुनौती देने की चेतावनी दी थी। फिर भी तेजस्वी खामोश रहे, लेकिन आरजेडी और आरजेडी के सहयोगी दल तेज प्रताप की गुस्ताखी को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, ये समझा जा सकता है। प्रताप जी की कहानी इसी रूप में भी मान सकते हैं कि डमी कैंडिडेट देकर के पार्टी को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। गाड़ी है, पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, इस समय उसका नाम आता है, तो इस रूप में भी तो मदद कर सकते हैं। इसको अन्यथा क्यों देखा जा रहा है? तेज प्रताप जी ने कोई ऐसा अभी तक काम नहीं किया है जो कार्रवाई का सवाल खड़ा होता है। तेज प्रताप जी कोई सलाह देते हैं, कोई बात करते हैं, सर पार्टी विचार करती है, बात सोचती है, उनकी राय रखने का उनको अधिकार है। सवाल उठता है कि पार्टी के खिलाफ कहीं कोई कैंडिडेट जहाँ खड़ा होने की बात है, कहीं कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको सब वापस दिखाई पड़ेगा। तो क्या वाकई आरजेडी में परिवार और परिवार के बाहर के नेताओं के लिए अलग अलग नियम कानून हैं? क्योंकि फातमी को सजा और तेज प्रताप को अभयदान से तो यही लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो इस बार चुनाव में बिहार एनडीए और महागठबंधन के बीच जो एक बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है वो है मैनेजमेंट का। जहां एनडीए में सीट प्रत्याशी और अगुवा को लेकर कोई विवाद नहीं है, वहीं महागठबंधन में हर मुद्दे पर तकरार है, सिर्फ उटव्वल है। महागठबंधन में अब बहस अलायंस की अगुवाई को लेकर छिड़ी हुई है। बिहार एनडीए में जहां सामंजस्य है, एक मतता है और एनडीए का एक ही सर्वमान्य अगुवा नरेंद्र मोदी है, तो वहीं बिहार महागठबंधन में तकरार है, मतभेद है और महागठबंधन का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। स्वामी भक्ति की मोहमाया से न आरजेडी बाहर आ पा रहा है और न ही कांग्रेस। आरजेडी के लिए तेजस्वी से बड़ा महागठबंधन का कोई चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस को राहुल के आगे तेजस्वी कहीं नजर नहीं आते। यह चुनाव हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रखना है या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो तेजस्वी यादव जी जो कैंपेन कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा तेजस्वी यादव है। आप जानते हैं कि अभी तक वो 80 को सभा कर चुके, ये एनडीए की सभाओं पर भारी पड़ रहा है। हमारे सभाओं की भीड़ और एनडीए की सभाओं की भीड़ देखिएगा तो आसमान जमीन में अंतर पड़ेगा। चेहरा किसी को कहने से कोई चेहरा होता है क्या? चेहरा दिखता है, स्वयं साफ साफ दिखता है कि कौन चेहरा है। अब कांग्रेस से कौन पूछे कि अगर चुनाव केंद्र का है तो कांग्रेस ने खुद से ज्यादा सीटें आरजेडी को क्यों दे दी? बहरहाल महागठबंधन की अगुवाई को लेकर एनडीए खेमा चुटकी ले रहा है। तभी मैंने कहा ना, ये
गड़बड़ घोटाला, मिलावटी घोटाला, झाला झाला गठबंधन है। असियारों का कोई चेहरा नहीं होता है, चेहरा सिर्फ शेर का होता है। देश शेर का चेहरा देख रहा है और प्रदेश भी देख रहा है शेर कौन। दरअसल आरजेडी ने कांग्रेस को 9 सीटें देकर और खुद के लिए 20 सीटें रखकर सीट बंटवारे के वक्त ही ये संदेश दे दिया था कि बिहार में महागठबंधन का अगुवा कौन है, और फिर भी कांग्रेस न जाने क्यों इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है। पटना से साकेत कुमार, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लालू पर एक बार फिर खुलासा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले की फांस से बचने के लिए लालू उसी बीजेपी और आरएसएस की शरण में आए थे। उन्होंने ये दावा किया कि आरजेडी अध्यक्ष अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार की सरकार गिराने को भी तैयार थे। बिहार में एक बार फिर सियासी संग्राम मच गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद अपनी जरूरत के लिए किसी का भी पैर पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में सीबीआई से मदद के लिए संघ और बीजेपी की शरण में आए थे और नीतीश सरकार को गिराने का भरोसा भी दिया था, जिसकी जानकारी जेडीयू को भी थी। वहीं जेडीयू ने भी सुशील मोदी के बयान का समर्थन किया है। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि लालू प्रसाद अपने और परिवार के ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए अरुण जेटली की मदद भी मांगी थी। प्रेमचंद गुप्ता को अरुण जेटली के पास एक नहीं 2 बार भेजा और फिर तीसरी बार खुद प्रेमचंद गुप्ता को लेकर अरुण जेटली से मिलने गए और उनका बार बार यही आग्रह था कि सीबीआई से मुझे बचाइए, सीबीआई में हमारी मदद कीजिए। जो जानकारी के आधार पर सुशील मोदी ने कहा है वो 100 में 100% सत्य है और मदद करने के लिए वो गए थे। और मदद उनके यहाँ अरुण जेटली के यहाँ किस काम के लिए गए थे, आप सोच लीजिए। वहीं आरजेडी और महागठबंधन के नेता सुशील कुमार मोदी पर लोकसभा चुनाव में हार की आहट से बौखलाहट भरा आरोप बता रहे हैं। अनर्गल आरोप ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर और राष्ट्रीय जनता दल पर लगाने का काम कर रहे हैं। ये साबित कर दिया है जो ये परास्त हो चुके हैं। कोई एलिगेशन नहीं है, ये बनावटी एलिगेशन है। चुनाव के समय में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को भरमा करके वोट लेना चाहते हैं एनडीए में, यही एक उपाय माननीय सुशील कुमार मोदी जी करके इस तरह का शगुफा छोड़े हैं। इन बातों का इस चुनाव से क्या लेना देना? चुनाव हो रहे हैं मोदी सरकार के 5 साल के क्रियाकलापों पर, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? चुनावी माहौल में लालू पर सुशील मोदी के आरोपों में कितना दम है, इस पर जेडीयू ने तो अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन यदि सुशील मोदी सच बोल रहे हैं तो मौजूदा हालात में ये आरोप लालू और महागठबंधन के लिए हानिकारक जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कल बिहार में 17वीं लोकसभा के दूसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान होगा। 5 सीटों पर कुल 68 उम्मीदवार चुनावी किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 20 प्रत्याशी बांका में हैं। घर घर बिजली आ गया, ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। और नीतीश कुमार ने 13 साल में जितना काम किया, इन कांग्रेस राजद के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा। खाता में 15-15 लाख रुपया मिल गया। 5 साल चौकीदार ने आपको झूठ बोला। बिहार में एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरे चरण में बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में वोट डाले जाएंगे। सीमांचल और अंग क्षेत्र में आने वाले इन लोकसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के अलावा दूसरे क्षेत्रीय और निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बांका में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। भागलपुर में 9, पूर्णिया में 16, कटिहार में 9 और किशनगंज में 14 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस तरह दूसरे चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां इस बार एनडीए की ओर से सभी 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। 2014 में सभी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। इस बार बीजेपी इन 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सभी 5 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे,
वहां 2014 में मोदी लहर का कोई असर नहीं दिखा था। हालांकि इस बार एनडीए में जेडीयू के आने से समीकरण बदला हुआ है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 44,92,599 पुरुष, 40,59,375 महिला और 300 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इस चरण में कुल 85,52,274 मतदाता वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। इन पूरे संसदीय क्षेत्रों में एक बांका लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसके 2 असेंबली सेगमेंट्स कटोरिया और बेलहर में 4 बजे शाम तक चुनाव होगा, बाकी सभी जगह 6 बजे तक चुनाव होगा। कुल 86,01,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 45 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40,80,000 महिला मतदाताएं हैं। दूसरे चरण में बांका लोकसभा क्षेत्र का कटोरिया और बेलहर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 2014 की तुलना में थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से कुलभूषण गोपाल की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं झारखंड की चुनावी हलचल की। तो रामगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक आज काफी हंगामेदार रही। हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी गोपाल साहू ने रामगढ़ नहीं पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हंगामा करते कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या वो इस तरह हंगामा कर बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तब कहीं जाकर कार्यकर्ता शांत हुए। उन्होंने बैठक में जीत के लिए अनुशासन में रहकर टीम वर्क करने को कहा। इसके साथ ही पार्टी को ठीक तरीके से चुनाव लड़ना होगा और तभी हजारीबाग सीट पर जीत हासिल हो सकती है, ये भी कहते हुए नजर आए। नमस्कार सर, करेंगे क्या? बदनामी नहीं हो रही क्या? पार्टी का इज्जत का किसी को चिंता नहीं है? नहीं तो किसी को चिंता नहीं है? नहीं तो शांत रहिए सर, इसको नाम छोड़ना है, शांत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर। पहली बात याद रखिएगा कि आप चाहते हैं कि भाजपा जीते? नहीं। तो एक मिनट, तो आप लोग जो कर रहे हैं इससे क्या? 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोहरदगा आ रहे हैं, लिहाजा रैली की तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संभाल ली है। आज उन्होंने लोहरदगा में करीब 2 घंटे तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। रैली की तैयारी की समीक्षा के साथ ही चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। झारखंड के चुनावी महासमर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रचार यात्रा का आगाज 24 अप्रैल को लोहरदगा से करेंगे, जहां दोबारा बीजेपी का चक्र चलाने के लिए सुदर्शन भगत चुनाव मैदान में है। लोहरदगा से पूरे झारखंड को खासकर बीजेपी कैडर को एक मजबूत संदेश जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास लोहरदगा पहुंचे और क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल तक सभी बूथों तक पर्ची बांटने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने का निर्देश दिया। के साथ लक्ष्य है कि सभी बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता जीवंत हो, सक्रिय हो, हर बूथों पर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का काम करें और साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता का जो लाभ मिला है उसको अवगत कराने का काम करें। करीब 2 घंटे तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बीएस कॉलेज मैदान का भी जायजा लिया, जहां 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। कार्यक्रम स्थल पर सीएम ने अधिकारियों और पार्टी नेताओं को कई निर्देश दिए। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोहरदगा की धरती पर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी परिवार के साथ साथ यहाँ की आम जनता भी काफी उत्साहित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, उससे एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता सबका बहुत उत्साहवर्धन हुआ है और 2 लाख से ज्यादा लोग मोदी जी की सभा में लोहरदगा में आएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा है कि लोहरदगा में होने जा रही प्रधानमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी और यहाँ से जो सुदर्शन चक्र चलेगा वो पूरे प्रदेश में असुरी शक्तियों का
नाश करेगी और झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। तो आज़ादी के बाद पहली बार लोहरदगा की धरती में लोहरदगा की जनता, भारतीय जनता पार्टी परिवार जोर शोर से तैयारी उसकी चल रही है और ऐतिहासिक सभा लोहरदगा की धरती पे होगी और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के उम्मीदवार सुदर्शन भगत का जो सुदर्शन चक्र चलेगा, ये जो राज्य में असुरी शक्ति है, ये राज्य में जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है, ये सुदर्शन चक्र सबका नाश करेगा। झारखंड में 29 अप्रैल को पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लोहरदगा, पलामू और चतरा की सीटें शामिल हैं और ये तीनों सीटें अभी बीजेपी के कब्जे में हैं। लोहरदगा में इस बार बीजेपी के सुदर्शन भगत की सीधी टक्कर कांग्रेस के सुखदेव भगत से है। गौतम लेनिन, न्यूज़ 18, लोहरदगा। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।